नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे आरएस चीफ, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। चीफ साहब, आपका स्वागत है। आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं? अगर बिलीव करते हैं तो आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि 14 तारीख को अर्बन लोकल बॉडीज़ का कार्यकाल समाप्त हो गया और आहिस्ता आहिस्ता पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। फिर आप पर ये आरोप लगते हैं, तायद होते हैं आप पर आरोप कि आप यूनियन गवर्नमेंट की लाइन टो करते हो, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ बोलते नहीं हो। ये आरोप एलिगेशन आप पर लगते हैं। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि लोकतंत्र में इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, कोई भी लगा सकता है। और मैं समझता हूँ कि हर पार्टी, हर जमात का फील्ड में रहना इसी बात पर निर्भर है कि वो किस ढंग से किस पर आरोप लगाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ तक इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल में हमारी पार्टी ने, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने, राइट फ्रॉम द डे वन, आज हमें 14 महीने हो गए हमारी पार्टी को बने हुए, जब 15 महीने हो गए जी, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट की टर्म जब खत्म होगी तो इलेक्शन होनी है। लेकिन हमने शुरू से कहा कि असेंबली से लेकर के बल्कि इवन लोकल बॉडीज, पंचायत की सबकी इलेक्शन करवानी चाहिए। और हमने एक बार नहीं बल्कि 20 बार इस बात को उठाया है। आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ऑलमोस्ट सरकार, जो यहाँ की यूटी सरकार है, यूनियन टेरिटरी की सरकार है, इन्होंने फैसला कर लिया था कि अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन करवाएंगे और पंचायत की इलेक्शन करवाएंगे। बल्कि प्रोसेस शुरू भी हो गया था। प्रोसेस शुरू हो गया, हमारी मीटिंग्स हो गई, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हो गई, इलेक्शन कमिश्नर से हमारी मीटिंग हो गई, क्योंकि 2 अलग अलग, एक पंचायत को देखता है, एक अर्बन लोकल बॉडीज को देखते हैं जी। हमारी मीटिंग्स भी हो गई और हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने, जो सरकार ने जो फैसला किया, और फैसला ये किया कि हम सबसे पहले हम पार्लियामेंट की इलेक्शन करवाना चाहते हैं, उसके बाद हम दूसरी चुनाव करवाएंगे। तो जब हमारी आवाज़ बार बार समय पर उठ रही थी, तब उन्होंने इसका नोटिस नहीं लिया इस बात का। तो इस स्टेज पर जब सरकार ने एक फैसला कर लिया, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ा लॉजिकल बातें, या इलॉजिकल कह लें या लॉजिकल कह लें, मैं लॉजिकल कहूँगा तो आप कहें जी मैं सरकार के साथ हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा आप लॉजिकल बोलते तो मैंने यही प्रहार करना था आप पर। अगर मैं इलॉजिकल कहूँगा तो फिर कहेंगे आप ठीक हैं। नहीं, मैं नहीं, लेकिन तो मुझे थोड़ा सा कुछ प्रतिशत उसमें मुझे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि भाई हम ओबीसी को इस दायरे में लाना चाहते हैं, ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, और जब पार्लियामेंट उस बिल को पास कर लेगी तो उसके बाद हम चाहेंगे कि ये जो इलेक्शंस हैं, चाहे पंचायत की हो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज की हो, तो उस जो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी है उसको लाया जाए। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम डिलिमिट भी करना चाहते हैं पंचायतों को और वार्ड्स को, रैशनलाइजेशन, डिलिमिटेशन, व्हाटएवर यू कॉल इट, उसको बढ़ाएं, उसको कम करें, उनका दायरा घटाएं या बढ़ाएं। ये उन पर निर्भर करता है, जो डिलिमिटेशन कमीशन होगा। अभी तो उनका बात नहीं हुई। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे बल्कि यहां मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, जब पहले डिलिमिटेशन हुआ विधानसभा की, जो हमारी क्षेत्र थे उनका, जब डिलिमिटेशन हुआ जी, तो उस डिलिमिटेशन को इतना लंबा कर दिया। कभी सिक्योरिटी का बहाना लगाया गया, कभी उन्होंने कहा लोगों के व्यू ले लेंगे हम, हालांकि किसी भी पब्लिक के व्यू को उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया। अब इस स्टेज पर हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज ऑलरेडी बीन डन। तो इस स्टेज पर मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उसमें एक बात तो ये कही गई, प्रोसेस को लंबा किया गया। उसके साथ साथ जो डिलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई जी, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बनाएंगे जिनमें कोई लॉजिक नहीं था।
हमने तो उसको बार बार उठाया है। तो हमारा अगर कोई सरकार को गलत चीज पर समर्थन देने की बात हो तो फिर तो हम क्यों ऐसा कहेंगे, लेकिन हमने तो बार बार ये कहा है कि वो गलत है। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि अब ये जो सिस्टम है, मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार से डिमांड करना चाहूँगा कि अगर आपने डिलिमिटेशन की बात छेड़ी है अर्बन लोकल बॉडीज की या पंचायतों की, तो इट शुड बी टाइम बाउंड। एक तो टाइम बाउंड होना चाहिए, दूसरा लॉजिकल होना चाहिए। जो आपने विधानसभा के क्षेत्र बनाए उसमें कोई लॉजिक नहीं था, इट वॉज नॉट लॉजिकल एट ऑल जी। या इवन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आपने कुछ चीजें ऐसे करी, फॉर एग्जाम्पल अनंतनाग को जोड़ दिया रजौरी पुंछ के साथ, तो इट वाज टोटली इलॉजिकल जी। जिसको एक वो शख्स जो राजनीति को बिल्कुल नहीं जानता वो भी कहेगा गलत है। तो एक तो मैं कहना चाहूंगा टाइम बाउंड, दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि लॉजिकल होना चाहिए। अगर कोई पंचायतें, एक पंचायत की 2 पंचायतें बने तो लॉजिकल होना चाहिए। अगर एक वार्ड की सीमाओं को बढ़ाया जाए तो लॉजिकल होना चाहिए। किसी की काम किया जाए वो भी लॉजिकल, काम किया जाए, ज्यादा किया जाए तो इट शुड बी ऑन द लेकिन जिस तरीके लॉजिकल ग्राउंड्स। मैं सिलसिलेवार 1 to 1 आपको बताता हूं कि क्यों आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं। पहला, जब ये पॉलिटिकल जो अपने अपोजिशन के दल हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से मिलने गए थे तब आपको उन्होंने बाहर रखा था। दूसरा, इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए, उसमें भी आपको बाहर रखा। ये 2 लॉजिक वो देते हैं कि क्यों हमने इनको बाहर रखा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई हुई पार्टी है। कौन कहता है? आप कहते हैं? वो नहीं, वो कहते हैं। वो मीन एनसी वाले कहते हैं, फिर इंडिया अलायंस ये कहते हैं। देखिए, हम इंडिया अलायंस का तो हिस्सा शुरू से नहीं बने। बेसिकली इंडिया अलायंस का वो लोग हिस्सा बने जो गुपकार अलायंस का हिस्सा थे, पीएजीडी का जो हिस्सा थे। हमने तो शुरू से लेकर के जब से पार्टी बनी है हमने पीएजीडी का तो हिस्सा नहीं है बने जी। जब हमने पीएजीडी को समर्थन नहीं दिया, गुपकार अलायंस को समर्थन नहीं दिया, जो हमारी सोच के बिल्कुल बाहर है। देखिए, वो कहते हैं ये 8 पार्टियां, कभी कहते हैं 10 पार्टी। मुझे बताइए 10 पार्टियां कौन उनमें? अगर तरीके से कहा जाए तो उन पार्टियों में एक पार्टी जो खासकर गुपकार अलायंस है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ सकता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी और एक प्रीमियर पार्टी है, जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी है जी। कांग्रेस कभी उनके साथ चली, कभी उनके साथ नहीं चली जी शुरू से। आज क्योंकि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस बनने के बाद में कांग्रेस के ऊपर एक प्रेशर आया, तो कांग्रेस ने अपना रुख जो था वो उस एनसी के साथ उससे मोड़ा। और दूसरा उन पर था क्योंकि कांग्रेस नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस का एक मेजर हिस्सा है, मेजर पार्ट हिस्सा है। अब ये भी बात अलग है, कुछ उसको मेजर हिस्सा मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं जी। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे ममता जी हैं या अखिलेश जी हैं, या कुछ ऐसे लोग कहते हैं नहीं जी कांग्रेस क्या है, कांग्रेस तो हमारे पास है ही नहीं, बंगाल में नहीं है, यूपी में नहीं है, तो ये चीजें हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं थे तो हमारा इंडिया अलायंस के साथ कोई राब्ता नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि जब वहां इलेक्शन कमीशन को मिलना था, देखिए हमने एक लेटर लिखा कुछ दिन पहले, जो मैंने खुद साइन किया है 10 दिन पहले। हमने डिविजनल कमिश्नर और डीसी को लेटर लिखा कि आप जब सब पार्टियों को बुलाते हैं कंसल्टेशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्टोरल प्रोसेस, फ्यूचर इलेक्टोरल प्रोसेस, व्हाटएवर इट मे बी, जब उसके लिए बुलाते हैं आप हमें क्यों नहीं बुलाते? हमने कहा आप हमें भी बुलाइए जी। ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा। देखिए, अब एक एडमिनिस्ट्रेशन अपने दिल में बैठा ले कि हम बीजेपी की बी टीम है, एनसी वाले कहें, पीडीपी वाले कहें, तो ये मीनिंगलेस है जी। पब्लिक जानती है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो ऑनरेबल चेयरमैन है हमारी पार्टी के, आज़ाद साहब ने बिल्कुल शुरू से क्लियर किया कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का एजेंडा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हम किसी के साथ नहीं है जी। हमारी कोई अलायंस नहीं होगी, हम कोई इलेक्शन में अलायंस में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और हमारी सोच जो है बिल्कुल वो है प्रो पीपल, विकास, हमें स्टेटहुड वापस मिले, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिले, हमारी ज़मीनों पर हमारा अधिकार हो।
हमारा शुरू से लेकर एजेंडा है और हम उसके बाहर नहीं है, इसी पर हम एक लॉजिक देता हूं मैं आपको। आप कहते हैं ना कि डिफकॉम या एडमिनिस्ट्रेशन आपको कॉल नहीं करती है, जब स्टेक होल्डर्स को कॉल करना चाहिए, इलेक्शन रिलेटेड बातें करनी तो उसके कॉल नहीं किया जाए। उसमें ऐसा है कि हमेशा ही जम्मू को भी फॉर ग्रांटेड लिया जाता रहा है, क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट होती थी वो सोचती थी जम्मू के लोग तो अपने हैं, इनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, और अपीज किया जाता रहा कश्मीरियों को। ऐसे मुझे लगता है कि आप वो अपना समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना समझते है, इसलिए आपको नहीं बुलाती है। मुझे पता ये अपने ही हैं। ये दो चीजें हैं जी, आपने दो इश्यूज को मिक्स कर दिया। एक इश्यू तो आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें अपना समझती है, हाँ। दूसरा आप कह रहे हैं कि जम्मू को शुरू से ही वीजा विद कश्मीर एक अपीज किया जाता रहा, कश्मीर को अपीज किया जाता रहा, तो जम्मू वालों को फॉर ग्रांटेड इग्नोर किया जाता। हाँ, ये माना जाता था कि बड़े नेशनलिस्ट हैं ये। आज भी जो बयान देने को तैयार हूँ जी। मैंने कुछ दिन पहले माननीय मनोज सिन्हा जी का बयान पढ़ा, ऑनरेबल एलजी जो हमारे हैं जी, उन्होंने कुछ फिगर्स दिए कि हम साबित कर सकते हैं कि हमने 0.01% भी जम्मू और कश्मीर में कोई वेरिएशन नहीं रखी, जहाँ तक फाइनेंसेस का सवाल है, जहाँ तक पैसे का सवाल है, ठीक है। लेकिन मैं आज भी कहना चाहता हूं, अगर मुझे बी टीम के जो मर्जी कहे, मैं आज भी कहता हूं कि जम्मू हमेशा इग्नोर रहा है, चाहे वो तो अभी भी 5/2019 के बाद जो जम्मू को वही व्यवहार मिल रहा है जो पहले जम्मू के साथ होता था। इसलिए जहां तक जम्मू के साथ भेदभाव की बात है वो आज भी एग्जिस्ट करती है। उसका रीजन ये है, सिंपल एंड स्टेट, सीधी बात। आज भी जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारत सरकार के लिए कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं जी। लेकिन हमारी जो पार्टी है, गुलाम नबी आजाद साहब ने जब उनका टेन्योर था एज ए चीफ मिनिस्टर, 2.5 साल वो रहे, गुलाम नबी आजाद साहब ने 2.5 साल में साबित किया कि जम्मू और कश्मीर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उन्होंने करके दिखाया। एक मिसाल देता हूं आपको मैं, यहाँ तक कुछ नए जिले बनाने थे, मैं उसी पे आपको ग्रिल करूंगा, मैं उसी पे ग्रिल करूंगा आपको। देखिए, आप स्टेटमेंट दीजिए, फिर मैं आपको ग्रिल करूंगा। मैं देता हूँ स्टेटमेंट। जब नए जिले बनाने थे तो उसमें कुछ जिलों की डिमांड थी, कुछ जिलों की डिमांड नहीं थी। लेकिन आज़ाद साहब का जो एक सिद्धांत है, जो एक प्रिंसिपल है, उन्होंने लद्दाख से लेकर के कश्मीर और जम्मू को बराबर देखा उन्होंने, और जब उन्होंने जिले बनाए तो उन्होंने बराबर 4-4 जिले दोनों जगह बनाए, जबकि कश्मीर से डिमांड ही नहीं थी। नहीं, सवाल कश्मीर में जिलों का आकार देखिए और हमारे जिलों का आकार देखिए। ये जो आप अगर इसको दूसरे एंगल से सोचे तो ये अपील किया गया कश्मीर को, कश्मीरी नाराज ना हो जाए कि 4 जिले जम्मू को मिल गए। जहां तक आकार की बात है, आकार अगर सारे कश्मीर का देखेंगे तो वो जम्मू के आकार से बहुत कम है, कंजेस्टेड है जी, थिकली पॉपुलेटेड है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो पहाड़ी रीजन से, जैसे आपका बानीपुर था या आपका दूसरे जो जिले वहां बनाए गए, उस ढंग से बनाए गए कि प्रॉपर डेवलपमेंट जो है सब जिलों में हो सके जी। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि रियासी में डिमांड थी, सांबा में डिमांड थी, किश्तवाड़ में डिमांड थी। तो जब किश्तवाड़ बना, जिला बनाया गया, तो रामबन के लिए, जो भानाल के उस सिरे पर रहते थे, रामबन के लिए डोडा जो था बहुत दूर पड़ता था, तो वो एक पहाड़ी इलाके को देखते हुए, लोगों की मुसीबतों को देखते हुए उन्होंने रामबन को अलग बनाया जी। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू और कश्मीर को बराबर देखा है। आपने गांधरबल देखा होगा, छोटा सा जिला है। देखा मैंने गांधरबल, वो डिमांड भी नहीं थी। नहीं, वो डिमांड नहीं कर रहे थे। नहीं, मैं वहां के लोग नहीं डिमांड कर रहे थे। सांबा कितना बड़ा जिला है, लेकिन वो लोग डिमांड कर रहे थे ना। ह्यू क्राई मचा। ऋषि कुमार कौशल ने रियासी के लिए कितना बलिदान दिया है। रियासी मैं मानता हूं कि एरिया में बहुत बड़ा है, सांबा तो बहुत छोटा है जी। लेकिन सांबा की डिमांड को आजाद साहब ने सांबा की डिमांड को भी मान्यता दी, रियासी की डिमांड को भी माना, और रामबन को इसलिए बनाया गया कि रामबन जो था, बानियाल और रामबन का जो हिस्सा जो था, अगर डोडा जिला रहता तो उनके लिए डोडा पहुंचना बहुत मुश्किल था। जब किश्तवाड़ को अलग किया गया तो ये जरूरत थी कि रामबन को भी अलग किया जाता ताकि लोगों की मुश्किलात जो कम हो सके जी। वन नेशन वन इलेक्शन में आजाद साहब को लिया जाना एक और इस बात की पुष्टि करता है कि प्रेम है, यूनियन गवर्नमेंट का आजाद साहब से प्रेम है। देखिए, वन नेशन वन पोल जी, वन नेशन वन पोल
एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है। मैं पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, हमने खुद अपनी आंखों में देखा जब हम स्टूडेंट थे तो सारे देश भर में एक ही बार इलेक्शन होती थी। ये तो बाद में सिलसिला शुरू हुआ। जब से 356 का मिसयूज हुआ, उस कमेटी में जो आजाद साहब को इंक्लूड किया गया प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, हिज बैकग्राउंड। He had been a minister for parliamentary affairs for a very long time. He was the one person in Congress who had been general secretary in almost all the states. संगठन में वो जनरल सेक्रेटरी महामंत्री रहे वो जी। नंबर 2। नंबर 3, आजाद साहब जिस मंत्रालय को आजाद साहब ने संभाला उन सब मंत्रालयों में उन्होंने अच्छे ढंग से काम किया, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता जी। चौथी बात, वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। जितने नेता सारे देश में थे विपक्ष के, वो सबको जानते थे, उनकी सोच को जानते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके तजर्बे को लेकर के, उनके एक्सपीरियंस को लेकर के, उनकी बैकग्राउंड को लेकर के भारत सरकार ने उनको उसमें मेंबर रखा। और वैसे भी अगर वन नेशन वन पोल की कोई कमेटी बनाई गई, जब बनाई गई है तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी होना चाहिए जी। अगर कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि जितने भी इस समय लीडर्स हैं नेशनल लेवल पर, आप रीजनल पार्टीज को ले लीजिए, आप बीजेपी को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए या किसी पार्टी को ले लीजिए, मैं समझता हूं दैट ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही कुड कंट्रीब्यूट इन द मीटिंग, इन द फाइनल ड्राफ्ट जो बनेगा उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे। इस वजह से भारत सरकार ने उनका नाम कंसिडर किया गया, ना कि कोई हमारा राब्ता बीजेपी के साथ है जी। कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। सुना है 3 ही बंदों की सरकार सुनती है, या एलजी महोदय या राजभवन सुनता है। इसमें गुलाम नबी आज़ाद हैं, अल्ताफ बुखारी हैं, मुजफ्फर बेग हैं, ऐसे भी आरोप लगते हैं। देखिए, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा, अपनी पार्टी को ले लीजिए जी। अपनी पार्टी के जो बिल्कुल लोअर लेवल के लीडर्स हैं उनके पास भी इतनी सिक्योरिटी है। जहां तक गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी है, हमारी पार्टी के किसी भी शख्स को एक भी बंदा एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, एक एक बंदा हमारे पास है। और बराबर हमने कहा कि आप कम से कम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अपने अपने हिसाब से सबकी सिक्योरिटी का बराबर ध्यान रखिए। तो कैसे आप कहते हैं कि सरकार से गुलाम नबी आज़ाद की बात सुनती है? हमारी बात तो कोई सुनी नहीं गई वहां और ना कोई सुनने वाला है। कहते हैं कि ये भी एक स्ट्रेटेजिकल मूव है कि किसी को ये पता ना चले कि आज़ाद साहब कहते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को इतने पीएसओ दे दो, वो दे भी दे। ये कहते हैं कि जानबूझ करके आज़ाद साहब नहीं चाहते कि उनके लोगों को सिक्योरिटी मिले। एब्सोल्युटली नॉट जी। हम आफत लेना चाहते थे किराए पर गांधीनगर में। हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर जो थे कॉरपोरेशन के, उनको अप्रोच किया विद एप्लीकेशन। बोले तो नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन भी दिखा दूंगा जी। हमें परमिट नहीं किया गया। हमने किराए पर ऑफिस लिया। सभी जमातों के पास सरकारी दफ्तर हैं, हमने दफ्तर नहीं मांगे, ना हमें दिया गया। इस बात सिक्योरिटी की नहीं है। आपने मांगा ही नहीं है। हमने मांगा मांगे नहीं, आप दिल से मांगते तो उन्होंने बड़ी, जैसे अपनी पार्टी को दिया ना बहुत बड़ा ऑफिस, ऐसे आपको भी मिल जाता। देखिए, हमारा अपनी पार्टी से कोई कंपैरिजन नहीं है। अपनी पार्टी अपनी जगह है, वो एक मैं कहना नहीं चाहूँगा इट्स लाइक ए कारपोरेशन। हमारी पार्टी जो वो डिफरेंट है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ग्रास रूट के लीडर हैं, ग्रास रूट के नेता हैं, वो इन बातों में विश्वास नहीं रखते। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने ऑफिस नहीं लेने की बात नहीं, ऑफिस दिया नहीं गया, हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई, हमें कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि हमारी सोच इंडिपेंडेंट है। वी आर फॉर द पीपल, वी वांट टू वर्क फॉर द पीपल। आज़ाद साहब वही पीरियड स्टेट में लाना चाहते हैं जब वो मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने गोल्डन पीरियड देखा है उसमें 2.5-3 साल का, जिसमें सबको एक नज़र से देखा गया, जिसमें 3-3 शिफ्ट में काम किया गया, जिसमें सड़कें बनाई गई, जिसमें पार्क्स बनाए गए, पुल बनाए गए, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाए गए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए। मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर उस समय देश का स्वास्थ्य मंत्री होता तो क्या आपको 5-5, 6 मेडिकल कॉलेजेस देता? इट वॉज ओनली ड्यू टू आज़ाद साहब।
जी। जिले बने और जिला बनने के बाद में उनके सेक्रेटरीट बनाए गए, टाइम बाउंड विद एन ईयर। सब जिलों के सेक्रेटरीट कायम किए गए, जगह ली गई और वहाँ कायम किए गए। मेरे ख्याल में नोबडी कुड डू इट। तो ये लोग भूले नहीं हैं जी। ये लोग जो हैं, चाहे पहाड़ी इलाके के लोग, चाहे बॉर्डर के इलाके के लोग हों। मैं 1947 का मेरे जो पेरेंट्स थे वो माइग्रेंट्स हैं हम लोग, और अगर थोड़ा बहुत उस समय माइग्रेंट्स के लिए जो वदवा कमेटी बनाई वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाई जी। और उसके बाद ये बात अलग है कि बीजेपी ने क्रेडिट ले लिया जी। 5.5 लाख रुपया दे दिए उन्होंने, और उन्होंने लोगों को बोला कि ये पहली किस्त है। उसके बाद किसी ने पूछा नहीं है। तो ये सारी सोच उस समय आज़ाद साहब की थी जी। चाहे रेफ्यूजी हो, चाहे दूसरे मसले हों। चिप साहब, जब यात्रा मार्ग में प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनने थे, तो 2008 की बात कर रहा हूँ, लैंड रो की, तब जो विरोध हुआ था, स्टैंड क्यों नहीं लिया गुलाम नबी आज़ाद ने? आपके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं है, मैं इसको टोटली रिफ्यूट करता हूँ। अगर उस समय की कमेटी जो लैंड रो, जब जो बम बोले की बात चली, तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू में उठा, इवन कश्मीर में शायद पहले कभी इतना ना उठा हो जी। लेकिन बदकिस्मती है, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऑफर किया था कि हम जगह भी देते हैं, हम परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। लेकिन दिस वाज ओनली ड्यू टू जो उस समय की जो कमेटी थी इनकी, उस कमेटी ने जिद करी, नहीं जी इसको वापस लीजिए, माने नहीं। अगर आज़ाद साहब की बात मानी जाती तो आज अमरनाथ जी की जो यात्रा है, उस यात्रा के रास्ते में पक्के स्ट्रक्चर होते और जो हमारे यात्री हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं होती जी। लेकिन वो सुविधाएं से क्यों वंचित हो गए जी? क्योंकि आज़ाद साहब की बात को माना नहीं गया जी। लेकिन अब जब गाड़ी गुफा तक, केव तक पहुंची है, तो उमर अब्दुल्ला का सबसे बड़ा रिएक्शन आया है कि पर्यावरण को नुकसान होगा। इस पर चिप साहब की क्या राय है? देखिए, मैं नहीं जानता कि उमर साहब ने किस सोच के साथ ये कहा है। उमर साहब का भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, चीफ मिनिस्टर रहे वो, 5 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, 6 साल। तो मैं कहता हूँ कि ये प्योरली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जस्ट टू एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मैसेज देने के लिए वो कहते हैं गाड़ी वहाँ नहीं जानी चाहिए। शायद इस फीलिंग से वो कहते हैं कि जो लोगों को जो रोज़गार मिलता था, जो काम मिलता था रास्ते में, अगर गाड़ी सीधी जाएगी तो पॉसिबली उनकी रोजी रोटी पर ये अफेक्ट पड़ेगा। नहीं, पर्यावरण मे बी मैं उनकी सोच को नेगेटिव नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि पॉसिबली उन्होंने एक पॉजिटिव सोच से कहा है। नहीं, पर्यावरण तो एक बहाना है। देखिए, आज सारे हिंदुस्तान में, सारे पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड को ले लो, हिमाचल को ले लो, मैं मानता हूँ कि पर्यावरण को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से जो पिछली इस साल जो बारिशें हुई हैं, जो रेन्स आई हैं, उनकी वजह से बहुत साल हमें लॉस भी सहना पड़ा है जी। अब इसलिए जब एक पहाड़ों को खुदाई करेंगे, टनल बनाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए मैं समझता हूँ कि सब लोगों की राय एक होनी चाहिए। अगर अमरनाथ यात्रा का रास्ता को एक अच्छा सुविधापूर्ण बना दिया जाए, जिसमें सब सुविधाएं हों, आसानी से वहाँ बूढ़े और हमारे लेडीज़, बच्चे सब लोग वहाँ जा सकें, तो मैं समझता हूँ कि इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए जी। आजकल लगातार उमर अब्दुल्ला बड़ा प्रोएक्टिव हो गए हैं। एक दिन अल्ताफ बुखारी के खिलाफ उन्होंने बोला कि जब सभी नेताओं को अंदर करके रखा था, अल्ताफ बुखारी को खुला क्यों छोड़ रखा था। 5 अगस्त 2019 की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जब ऑटोनॉमी का बिल पारित किया गया 2/3 बहुमत के साथ, तो उसके बाद ही पीडीपी का गठन किया गया, यूनियन गवर्नमेंट ने करवाया। आपकी क्या राय है? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब जो एक माननीय मुख्यमंत्री रहे हमारे, उनका एक मुकाम था, तो आपने कहा वो प्रोएक्टिव हो गए हैं। कौन प्रोएक्टिव नहीं है इस समय? उमर अब्दुल्ला साहब प्रोएक्टिव हैं, फारूक साहब प्रोएक्टिव हैं, बुखारी साहब प्रोएक्टिव हैं, सजाद लोन साहब प्रोएक्टिव हैं। मुझे नहीं लगता कोई आदमी इसमें ढीला पड़ा हुआ है। कांग्रेस, जब कांग्रेस का रहा है कुछ नहीं, वो बड़ी प्रोएक्टिव है। तो ये सारी वजूहत ये हैं, जैसे आपने कहा कि ये सब लोग निशाना बनाते हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब को। ये समझते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पता नहीं
किसी योजना के तहत यहाँ उन्होंने पार्टी बनाई है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब ये सोचा कि पिछले 7-8 साल से मेरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हुई, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ उमर साहब से, ठीक है उस समय उमर साहब को बंद कर दिया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, मैं उसके हक में नहीं हूँ बंद करने के। किसी डेमोक्रेसी में किसी को बंद करना ठीक नहीं है। चाहे फारूक साहब को बंद किया गया, चाहे उमर साहब को बंद किया गया, वो गलत था, मैं उसके हक में नहीं हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम जब 370 एब्रोगेट हुआ तो सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद तो आज़ाद साहब ने करी। उस समय कहाँ थे ये? वाई दे वर नॉट प्रोएक्टिव एट द टाइम? हाउस अरेस्ट। आज़ाद साहब उस समय अगर जम्मू कश्मीर में आए तो एयरपोर्ट श्रीनगर से जम्मू से वापस किया गया, बाद में थ्रू सुप्रीम कोर्ट वो अपने लोगों से मिलने के लिए आए, लोगों से आकर उन्होंने बात करी। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये जो किसी का इस समय प्रोएक्टिव हो जाना किसी अपोजिशन लीडर का, या जो हमारी पार्टी को अपोज करता हो, ऑब्वियसली वो उसका जो प्रोएक्टिव होने की वजह है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो अपने लोगों को साथ लगाना चाहते हैं किसी न किसी बात से। अब देखो आज देश में क्या हो रहा है, किस किस्म के बयानात आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बयान देखिए, माननीय अमित शाह जी के बयान देखिए, खड़गे साहब के बयान देखिए, और बड़े बड़े नेताओं के बयान देखिए। जो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स या उस लेवल पर नहीं आनी चाहिए जी। मैं केवल बीजेपी की बात नहीं करता, इवन कांग्रेस के लेवल पर बड़े गलत किस्म के स्टेट। नीतीश जी ने क्या कहा बताइए? नीतीश कुमार जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए अपने को दावेदार कहते हैं, और उनका जो बयान जो लेडीज के लिए था, मैं समझता हूँ शर्मनाक बयान था वो एक जी। इससे बड़ी शर्मनाक बयान क्या हो सकता है जी। तो इस किस्म के जो बयानात जो आने हैं, ये जो उस लेवल पर मैं समझता हूँ ये सब गलत है। तो इसी तरीके से हमारी यूटी लेवल पर भी, क्योंकि इलेक्शन होनी है यहाँ, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी होना है, असेंबली का इलेक्शन भी होना है, और उस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, कुछ गलत ढंग से बोलते हैं, कुछ अच्छे ढंग से बोलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें देखिए, हम राजनीति में हमारा ये जो आइडियोलॉजी के तौर पर हम एक दूसरे के अपोज हो सकते हैं, एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं, लेकिन हमें सोच समझ की बात करनी चाहिए और सोच समझ की बोलना चाहिए। जब डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करेगी, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो सियासी जमातों का काम क्या, भूमिका क्या रह जाएगी? अभी क्या है, यहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं। हाँ वही तो कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा कि हमारी सबसे पहली डिमांड थी, आजाद साहब ने फ्रॉम डे 1 कहा कि इलेक्शन होनी चाहिए, इमीडिएटली इलेक्शन होनी चाहिए, और लेकिन उस बात को नहीं सुना गया। डिलिमिटेशन के प्रोसेस को बढ़ाया गया, डिलिमिटेशन मर्जी के साथ किया गया। आज अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को भी डिले किया गया, पंचायतों के इलेक्शन को भी डिले किया गया, और एक नई चीज उसमें लाई गई। तो मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है जी। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। लेकिन वो अब आखिरी सवाल आपसे साहब, आपकी पार्टी के गठन के बाद पहला इलेक्शन हुआ है हिल काउंसिल का, लेकिन आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। देखिए, इसलिए पार्टिसिपेशन की बात ही नहीं, वहाँ शुरू से लेकर 2 ही पार्टियां जो है वो फंक्शन कर रही थी, एनसी है और कांग्रेस, दूसरी जो अपनी कांग्रेस थी। हालांकि बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया, लेकिन हमने उसमें ये फैसला किया था कि स्टेज पर हम वहाँ शामिल नहीं होना चाहते, बिकॉज हम अपनी पार्टी को जो गठन हम इस एरिया में कर रहे थे, अपने जम्मू में या कश्मीर में, तो समा हमारे पास बहुत कम था, इसीलिए हम अननेसेसरी वहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते थे, एंड वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट। जी चिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में, धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।